हेलो एवरीवन, दिस इज शाहरुख हामिद खान और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल SRK पाठशाला में। और आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। इसका फर्स्ट पार्ट मैंने ऑलरेडी अपडेट कर दिया था, तो अगर वो आपने नहीं देखा है तो मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, तो वहां से आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए आगे का पार्ट हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट टॉपिक, दैट इज रिसोर्सेज प्लानिंग इन इंडिया। सो द रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, ठीक है ना। तो क्या क्या इन्वॉल्व होता है इसमें स्टेप्स वो देखते हैं। द फर्स्ट वन इज आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन ऑफ द कंट्री। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है रिसोर्स प्लानिंग का वो होता है आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ द रिसोर्सेज, की हमें पता लगाना होता है। सबसे पहले जो हमारी गवर्नमेंट होती है वो पता लगाती है, आइडेंटिफाई करती है कि रिसोर्सेज किस किस एरियाज में किस किस जगह पर मौजूद है ना। और ये किसके द्वारा करती है, ये करती है वो बाय सर्वेज के द्वारा, मैपिंग्स, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशंस एंड मेजरमेंट ऑफ द रिसोर्सेज। तो मतलब इन तरीकों के द्वारा क्या किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है कि किस किस एरियाज में कौन कौन से रिसोर्सेज मौजूद है। तो पहला स्टेप ये होता है। द नेक्स्ट स्टेप इज इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर। ओके, दूसरे में हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। मतलब पहले तो हमने आइडेंटिफाई कर दिया, ठीक है, उसके बाद हम प्लानिंग करते हैं कि ये जो हमने आइडेंटिफाई किए हैं रिसोर्सेज, इनको किस तरीके से एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, स्किल और इंस्टीट्यूशन सेटअप करके हम इनका इंप्लीमेंटेशन कर सकें, है ना। तो पहला स्टेप क्या था हमारा, आइडेंटिफाई करना रिसोर्सेज को, और उसके बाद जो हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं जो रिसोर्सेज को, उन रिसोर्सेज को किस तरीके से इंप्लीमेंटेशन में लाना थ्रू टेक्नोलॉजीज, स्किल्स एंड इंस्टीट्यूशन। The last step is matching the resources development plans with overall national development plans. अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि ये जो हमको रिसोर्स मिल चुका है, ठीक है ना, जिसका हमने बाय टेक्नोलॉजी और स्किल से हम उसका इंप्लीमेंटेशन भी कर रहे हैं इन इंस्टीट्यूशन, उसको हम किस तरीके से डेवलपमेंट कर सकें उसका, और उसके डेवलपमेंट से हम किस तरीके से हमारा जो नेशनल डेवलपमेंट है वो भी कर सकें। तो इस तरीके की एक प्लानिंग करी जाती है फॉर द रिसोर्सेज इन इंडिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और बात करें अगर इंडिया की, तो इंडिया ने इस तरीके के जो गोल्स थे रिसोर्स प्लानिंग के, वो अपने फर्स्ट 5 ईयर प्लान में ही क्या कर लिया था, उन लोगों ने स्टार्ट कर दिया था, ठीक है ना, मतलब आफ्टर द इंडिपेंडेंस। टू ओवरकम irrational consumption and over utilization of resources conservation at various level is important। और जाहिर सी बात है, अगर हमें आइडेंटिफाई हो जाए, हमें रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी पता चल जाए, तो उसके बाद क्या होने लगता है कि इसका जो कंजप्शन होता है, कंजप्शन भी कैसा कंजप्शन, ये ओवर यूटिलाइजेशन या फिर इर्रेशनल कंजप्शन जो होता है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि वी हैव टू कंजर्वेट द रिसोर्सेज। हमें रिसोर्स का कंजर्वेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। आइए हम देखते हैं कि गांधी जी ने इसके बारे में, ये रिसोर्स प्लानिंग और जो रिसोर्सेज हैं उनके बारे में क्या कहा है। सो अकॉर्डिंग टू गांधी जी, देयर इज एन एनफ फॉर एवरीबडीज नीड एंड नॉट फॉर एवरीबडीज ग्रीड। मतलब उनका कहना यह है कि ये जो रिसोर्सेज हैं ये सबकी नीड के हिसाब से होने चाहिए, है ना। मतलब हम इसका इस्तेमाल इतना ज्यादा ना करें कि हम उसका क्या करने लगे, ओवर यूटिलाइजेशन करने लगे और उसको हम खत्म करने लगे, है ना। ये हमारे किसी भी शौक को पूरा करने के लिए नहीं है, बल्कि ये हमारी नीड्स को पूरा करने के लिए है। और गांधी जी जो थे, ही वॉज अगेंस्ट सेल्फिश इंडिविजुअल्स, है ना, जो इंडिविजुअल्स होते हैं, है ना, मतलब हम लोग जो हैं वो उनमें से भी जो सेल्फिश हैं, सेल्फिश मतलब जो सिर्फ इसका इर्रेशनल आप कह सकते हो कंजप्शन कर रहे हैं, ठीक है, ओवर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं रिसोर्सेज का, उनके अगेंस्ट थे। और इस जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसके भी थोड़ा सा अगेंस्ट थे। क्यों? क्योंकि इसका एक तरीके का जो नेचर है, कैसा नेचर है, ये एक्सप्लॉयटेटिव नेचर है ना। जैसे कि आप देखते हो बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रीज होती हैं, ठीक है, या फिर इंडस्ट्रीज होती हैं, ये क्या करती हैं, अपने यहाँ पर प्रोडक्शंस तो करती हैं, बट इनका जो भी वेस्ट मटेरियल होता है उसको इसी तरीके से क्या कर देती हैं, ओपनली फेंक देती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है भाई, वाटर पॉल्यूशन हो जाता है, एयर पॉल्यूशन हो जाता है। तो इसलिए गांधी जी भी इसके अगेंस्ट थे। एंड ही वॉज ऑल्सो अगेंस्ट मास प्रोडक्शन एंड वॉन्टेड टू रिप्लेस इट विथ प्रोडक्शन बाय द मास। और वो भी क्या, किसके अगेंस्ट थे, मास प्रोडक्शन के अगेंस्ट थे। वो चाहते थे कि प्रोडक्शन बाय मास को क्या किया जाए, इसके स्थान पर रिप्लेस किया जाए। चलिए आगे देखते हैं।
अब ये जो रिसोर्सेज की हम बात कर रहे हैं, जिसकी हम प्लानिंग की बात कर रहे हैं, उनके कुछ टाइप्स को भी देखते हैं और उनके बारे में डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं लैंड रिसोर्स को। सो द लैंड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। हमें जैसा कि आप सबको मालूम है कि जो लैंड होता है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी आर डिपेंड ऑन इट। जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है ना, चाहे वो इंडस्ट्रियल बेस्ड हो, चाहे आपका एजुकेशन, जैसे कि आप स्कूल जा रहे हैं तो आपका स्कूल भी, आप एजुकेशन के लिए जा रहे हैं तो स्कूल भी जो है वो भी किस पर बना हुआ है, लैंड पर बना हुआ है। सो ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर डिपेंड ऑन लैंड। इट सपोर्ट ऑल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ, इकोनॉमिक एक्टिविटी, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन सिस्टम। इन सारी चीजों को कौन सपोर्ट करता है? लैंड ही सपोर्ट करता है ना। मीन्स ऑफ, आप समझ सकते हैं कि जो वाइल्ड लाइफ है हमारी, है ना, मतलब जितने भी एनिमल्स वगैरह हैं उनके लिए भी लैंड कितना जरूरी होता है। नेचुरल वेजिटेशन के लिए तो लैंड जरूरी होता ही है। हम ह्यूमन लाइफ के लिए भी कितना जरूरी होता है ना। तो ये सारी चीजों को सपोर्ट कौन करता है? आपका लैंड करता है। दैट्स वाई लैंड इज कॉल्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। ठीक है। सो इंडिया हैज लैंड अंडर अ वैरायटी ऑफ रिलीफ फीचर्स, नेमली माउंटेन्स, प्लेट्यू, प्लेन्स, आइलैंड्स। तो अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया के जो फिजिकल फीचर्स हैं वो काफी ज्यादा उसमें वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। मतलब हमारे यहाँ पर माउंटेन्स भी हैं, प्लेट्यूज भी हैं, ठीक है, रिवर्स भी हैं और आइलैंड्स भी हैं एंड प्लेन्स भी हैं। तो इस तरीके से अगर हम इंडिया की बात करें तो वी हैव 30% ऑफ द माउंटेन्स, 20% प्लेट्यूज एंड 43% ऑफ प्लेन्स। ठीक है ना। तो अब प्लेन्स, आपको मालूम है प्लेन्स हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो एग्रीकल्चर्स होता है एंड द सेटलमेंट्स आर इन प्लेन्स। प्लेन्स पर ही ज्यादातर एग्रीकल्चर होता है, फर्टाइल लैंड होता है वो एक तरीके का, लोगों के वहां पर ज्यादा सेटलमेंट्स होते हैं। ठीक है। बात करें अगर प्लेट्यू की, तो प्लेट्यू जो कि हमारे यहाँ पर 27% है, प्लेट्यू से ज्यादातर हमारे यहाँ पर क्या मिलता है? मिनरल्स मिलते हैं, फॉसिल फ्यूल्स मिलते हैं। वी आर डिपेंड ऑन प्लेट्यूज फॉर द मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है। माउंटेन्स की बात करें तो माउंटेन्स भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जो कि कहां पर होते हैं? लैंड पर होते हैं। और माउंटेन से ही मोस्ट ऑफ द रिवर्स का ओरिजिनेशन होता है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द लैंड यूटिलाइजेशन, कि ये जो लैंड है हमारे यहाँ पर, इसका किस तरीके से यूटिलाइजेशन है या इसकी यूटिलिटी को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। सो द लैंड रिसोर्सेज आर यूज्ड फॉर द फॉलोइंग पर्पस। द फर्स्ट वन इज फॉरेस्ट। एज यू नो फॉरेस्ट, ठीक है, फॉरेस्ट क्या होते हैं आप सभी को पता है। ठीक है। तो लैंड का बहुत बड़ा भाग आप कह सकते हैं किससे कवर्ड है? दैट विल बी कवर्ड विद द फॉरेस्ट। द सेकेंड वन इज लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। अब कुछ लैंड ऐसा भी है जो कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल बैरन एंड वेस्ट लैंड, है ना, कई ऐसी बंजर जमीनें हैं, वेस्ट लैंड है जहां पर कल्टीवेशन नहीं होता। ठीक है ना। एंड द सेकंड वन इज लैंड पुट ऑन नॉन एग्रीकल्चर यूज्ड फॉर बिल्डिंग्स, रोड्स, फैक्ट्रीज एक्सेट्रा। अब कुछ पार्ट जो है, मतलब काफी बड़ा पार्ट जो है वो लैंड्स का किस लिए यूज हो जाता है? भाई वहां रोड्स के लिए यूज हो जाता है, बिल्डिंग्स, आपके घर वगैरह वहां पर होते हैं, फैक्ट्रीज होती हैं। ठीक है ना। तो मोस्ट ऑफ द लैंड जो होता है वो इस पर भी क्या हो जाता है? यूटिलाइज हो जाता है। बात करें अगर अदर कल्टीवेटेड लैंड्स की, तो इसमें सबसे पहला क्या आ जाता है आपका? द परमानेंट पैस्चर एंड ग्रेजिंग लैंड्स। ठीक है ना। तो परमानेंट पैस्चर एंड ग्रेजिंग लैंड्स क्या होता है? अब देखिए इंडिया जैसी कंट्री में अगर हम बात करें तो इंडिया में वी हैव लॉट्स ऑफ कैटल्स, है ना, हमारे पास काफी ज्यादा कैटल्स हैं, एनिमल्स हैं। अब ये कैटल्स और एनिमल्स हैं तो इनके फीड के लिए, इनके फीडिंग के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? पास्चर लैंड्स की जरूरत पड़ती है ना। यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हैं इस पास्चर लैंड्स को। पास्चर लैंड्स एक्चुअल में हिंदी में हम इसको क्या बोल सकते हैं? ऐसे घास के मैदान, जहां पर ये जो एनिमल्स होते हैं वो क्या कर सकते हैं? घास वगैरह खाएं वो, है ना, मतलब चर सकते हैं, वहां पर फीडिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट इज लैंड अंडर मिसलीनियस ट्री, क्रॉप्स एंड ग्रोव्स। अब कुछ लैंड का भाग ऐसा भी होता है जहां पर आप देखोगे मिसलीनियस ट्रीज, क्रॉप्स एंड ग्रोव्स होती है। मतलब आप देखोगे ना, आप रोड्स में कहीं पर जा रहे हो तो जैसे हाईवेज वगैरह में, तो आसपास आपको खूब सारी झाड़ियां, ट्रीज, अनवांटेड ट्रीज वगैरह, है ना, ये सारी चीजें मिलती हैं। तो ये भी काफी पार्ट जो होता है लैंड का वो कवर कर लेती है। यहां भी हम इसको कल्टीवेटेड लैंड में शामिल नहीं करते हैं। नेक्स्ट इज कल्चरेबल वेस्ट लैंड। अब ये कल्चरेबल वेस्ट लैंड क्या होता है? लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 ईयर्स ऑफ एग्रीकल्चर। मतलब ऐसा लैंड जो जहां पर एग्रीकल्चर हुआ था लेकिन अभी उसको कितना टाइम हो गया एग्रीकल्चर हुए 5 ईयर्स हो गए। मतलब पिछले 5 साल से जिस जमीन पर, जिस लैंड पर एग्रीकल्चर नहीं होता है उसको हम क्या बोलते हैं? हम उसको बोलते हैं कल्चरेबल वेस्ट लैंड। वैसा लैंड भी हमारे लिए क्या होता है? एक तरीके का वेस्ट लैंड होता है। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट फॉर्म ऑफ लैंड इज
फैलो लैंड। अब ये फैलो लैंड्स क्या होते हैं, ये दो तरीके के होते हैं। फर्स्ट इज करंट फैलो। अब ये करंट फैलो क्या होते हैं, लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन लेस देन 1 ईयर, मतलब ऐसा लैंड जहां पर पिछले 1 साल से कृषि नहीं हुई हो, पिछले 1 साल से वहां पर कल्टीवेशन नहीं हुआ हो, ऐसे लैंड को हम क्या बोलते हैं, करंट फैलो लैंड। द अदर देन करंट फैलो क्या होता है, अदर देन करंट फैलो का मतलब होता है ऐसा लैंड जहां पर 1 से लेकर 5 साल के बीच में भी क्या नहीं हुआ हो, वहां पर कल्टीवेशन नहीं हुआ हो। तो ये दो तरीके के आपके क्या होते हैं, फैलो लैंड होते हैं, ठीक है ना। बात करें अगर नेट सोन एरिया की, तो नेट सोन एरिया से आपको समझ जाना है द एरिया वेयर द क्रॉप शुड बी ग्रोन, जहां पर क्रॉप्स को लगाया जाता हो एक तरीके से, है ना। जैसे कि मान लीजिए आपने फार्म हाउस वगैरह दिए, जहां पर मतलब हर महीने या फिर आप कहते हो हर 6-6 महीने में, जिस हिसाब से भी वहां पर क्या की जाती है, खेती वगैरह कंटिन्यूअसली वहां पर की जाती है, वहां पर किसी भी तरीके का गैप नहीं लिया जाता, और अगर गैप लिया भी जाता है तो वो भी बहुत छोटे समय का लिया जाता है। सो द एरिया सोन मोर देन 1 इन एन एग्रीकल्चर ईयर प्लस नेट सोन एरिया इज नोन एज द ग्रॉस क्रॉप एरिया। तो ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया किसे कहते हैं, जो नेट सोन एरिया होता है वो, और जो हम ऐसा एरिया जहां पर हम क्या कर रहे हैं, लगातार हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं लगातार 1 ईयर से, तो जब हम इन दोनों एरिया को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, प्लस कर देते हैं, सम कर देते हैं इनका, तो जो ग्रॉस एरिया होता है वो हमारा क्या कहलाता है, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो अब नेक्स्ट टॉपिक इज लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। इंडिया में किस किस तरीके के लैंड पैटर्न्स होते हैं जिनका हम यूज करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द यूज ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड बाय द फैक्टर्स, ठीक है ना। उनके फैक्टर्स पर, कुछ लैंड का जो यूज होता है वो किस पर डिपेंड करता है, लैंड के कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। ये फैक्टर्स मोस्टली 2 टाइप्स के होते हैं। द फर्स्ट वन इज फिजिकल फैक्टर एंड द सेकंड वन इज ह्यूमन फैक्टर। अब देखिए फिजिकल फैक्टर्स में क्या क्या आ जाते हैं, टोपोग्राफी, क्लाइमेट, सॉइल। ओके, सो अलग अलग लैंड का, अलग अलग एरियाज का, है ना। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में अलग अलग स्टेट्स में हम देखते हैं वहां की टोपोग्राफी, क्लाइमेट और सॉइल टाइप जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होती है, उसी के हिसाब से वहां के लैंड्स होते हैं। द सेकेंड वन इज ह्यूमन फैक्टर्स। ह्यूमन फैक्टर्स में क्या आ जाएगा आपका, पॉपुलेशन डेंसिटी, टेक्नोलॉजिकली कैपेबिलिटी एंड कल्चर एंड ट्रेडिशंस। ये सारी चीजें किसमें आ जाती हैं, आपके ह्यूमन फैक्टर्स में आ जाती हैं। टोटल ज्योग्राफिकल एरिया की बात करें इंडिया की, तो वी हैव 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स, ठीक है ना। तो इतना काफी ज्यादा हमारे पास लैंड है। अगर हम ज्योग्राफिकल एरिया देखें इंडिया का, वी स्टैंड इन 7th पोजीशन अकॉर्डिंग टू एरिया। लैंड यूज डाटा इज अवेलेबल ओनली फॉर 93%, ठीक है। और उसमें से अगर हम 100% का अगर देखें तो उसमें सिर्फ 93% जो है वो हम क्या करते हैं, उस लैंड को, वो लैंड हमारे पास इस फॉर्म में मौजूद है जिसका हम यूज कर सकें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ परमानेंट पास्चर। अभी मैंने आपको बताया था पैस्चर लैंड्स क्या होते हैं, घास के मैदान जहां पर हम क्या करते हैं, कैटल्स का फीड वगैरह करवाते हैं। सो एज यू नो कैटल्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन अवर इकोसिस्टम। सो पैस्चर लैंड भी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो इट हैज बीन डिक्रीज्ड बट वी आर एबल टू फीड कैटल्स। हम देख रहे हैं कि जो हमारे पैस्चर लैंड्स है ना, ड्यू टू मॉडर्नाइजेशन, ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन, वो भी क्या होते जा रहे हैं, डिक्रीज होते जा रहे हैं। बट अभी कहीं ना कहीं हमारे पास ऐसे सोर्सेज हैं जिसकी वजह से हम हमारे कैटल्स का फीड करवा पा रहे हैं। नेक्स्ट इज मोस्ट ऑफ द फैलो लैंड्स आर ऑफ पुअर क्वालिटी एंड द कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन इज वेरी हैवी। हम देख रहे हैं जो भी हमारे पास फैलो लैंड्स हैं, है ना, जितने भी फैलो लैंड्स हैं, हमने 2 तरीके के फैलो लैंड्स पढ़े थे, ठीक है ना। एक जो जिसमें 1 साल से कुछ भी नहीं हुआ हो, मतलब एग्रीकल्चर नहीं हुआ हो। दूसरा ऐसे जिसमें 1 साल से लेकर 5 साल के बीच में कुछ भी नहीं हुआ हो। तो ऐसे जो लैंड्स होते हैं उनको हम फैलो लैंड्स बोलते हैं। तो फैलो लैंड्स जितने भी हैं हमारे इंडिया में, उनकी जो क्वालिटी है वो काफी ज्यादा क्या है, पुअर है। और अगर हम उसको वापस से कल्टीवेशन के रूप में लेते हैं या कल्टीवेटेड लैंड के रूप में उसको कन्वर्ट करना चाहते तो उसके लिए हमें काफी ज्यादा कॉस्ट को इन्वेस्ट करना पड़ेगा। Hence these are cultivated in once or twice in about 2 to 3 years। इसलिए हम क्या करते हैं कि इन जगहों पर या इस तरीके के लैंड्स पर हम क्या करते हैं, 2 से 3 साल के बीच में ही क्या करते हैं, हम यहां पर 1-2 बार भी खेती करते हैं। सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द पैटर्न ऑफ नेट सोन एरिया, ठीक है। अब हम जानेंगे कि नेट सोन एरिया का पैटर्न हमारे यहां पर किस तरीके का है। सो इट वेरीज ग्रेटली फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, है ना। तो नेट जोन एरिया मतलब ऐसा एरिया जहां पर ज्यादा क्या होती हो, आपकी ज्यादा कल्टीवेशन होता हो, ज्यादा एग्रीकल्चर होता हो, ठीक है ना। तो हम देखते हैं हमारे इंडिया में
अलग अलग स्टेट्स पर ये क्या करता है, इस तरीके के वेरिएशन देखने को मिल जाते हैं, ठीक है ना। जैसे कि 80% ऑफ द टोटल एरिया इन पंजाब एंड हरियाणा, ठीक है ना, पंजाब और हरियाणा जैसे स्टेट में 80% नेट सोन एरिया हमको देखने को मिलता है। वहीं पर अगर हम बात करें अरुणाचल प्रदेश की, मिजोरम की, मणिपुर की, अंडमान निकोबार आइलैंड्स की, तो यहां पर ओनली 10% नेट सोन एरिया देखने को मिलता है। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से हमारे यहाँ पर लैंड्स की अलग अलग क्या है, यहाँ पर वेरिएशंस है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो नेट सोन एरिया है डिफरेंट है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द फॉरेस्ट एरिया। एज वी नो मोस्ट ऑफ द लैंड इज कवर्ड विथ फॉरेस्ट, so covered 33% of geographical area as per National Forest Policy 1952। तो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 के अकॉर्डिंग क्या है कि ये जो हमारा इंडिया का जो भी ज्योग्राफिकल एरिया है उसमें से जो 33% है वो किससे कवर्ड है, फॉरेस्ट से कवर्ड है। अब ये काफी पुरानी रिपोर्ट है, अभी की अगर हम बात करें तो ये एरिया भी अब क्या हो चुका है, ये परसेंटेज भी कम हो चुका है ना, ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन। और फॉरेस्ट की बात करें तो फॉरेस्ट इज इंपॉर्टेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस, ठीक है भाई, हमको मालूम है हमारे इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए फॉरेस्ट का होना बहुत जरूरी है, और जो वाइल्ड लाइफ है वो भी फॉरेस्ट में ही सर्वाइव करती है, इसलिए फॉरेस्ट इज एन इंपॉर्टेंट रिसोर्स। नेक्स्ट इज लाइवलीहुड ऑफ मिलियंस ऑफ पीपुल डिपेंड ऑन इट, है ना। अब हम जानते हैं फॉरेस्ट में जितने भी लोग रहते हैं, फॉरेस्ट से बहुत से लोगों की जो लाइवलीहुड है वो उन पर डिपेंड होती है ना, मिलियंस ऑफ पीपुल्स की जो लाइवलीहुड होती है वो फॉरेस्ट पर डिपेंड होती है। सो इसलिए फॉरेस्ट भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एज अ रिसोर्स। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द वेस्ट लैंड। ओके, सो इंक्लूड रॉकी, डेजर्ट एंड एरिड एरियाज। ये जितने भी एरियाज होते हैं ना, मतलब पथरीले जगह कह लो आप या फिर डेजर्ट एरिया कह लो, ये सारे के सारे जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, एक तरीके के वेस्ट लैंड होते हैं। हम इनका कल्टीवेशन के लिए यूज नहीं कर सकते। यूज्ड फॉर नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज सच एज फॉर सेटलमेंट, रोड्स, रेलवेज, इंडस्ट्रीज, है ना। हम इनका यूज किस लिए कर सकते हैं, नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के लिए कर सकते हैं ना। एग्रीकल्चर के लिए तो हमें क्या चाहिए, अच्छी सॉइल चाहिए, मतलब जिस सॉइल की अच्छी फर्टिलिटी हो वो चाहिए, बट रॉकी एरिया में या फिर डेजर्ट एरिया में वो सारी चीजें हमें नहीं मिलती है। तो इनका हम क्या यूज कर सकते हैं, सेटलमेंट के लिए, रोड्स के लिए, रेलवेज के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए, इनके लिए हम इस तरीके के वेस्टलैंड का यूज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स। सो 95 ऑफ आवर बेसिक नीड्स आर सेटिस्फाइड बाय लैंड, है ना। हम देखते हैं कि हमारी जो बेसिक नीड्स होती हैं, है ना, उसका 95% जो होता है वो हमारी कौन पूरी कर रहा होता है, लैंड पूरी कर रहा होता है ना। अगर हम बात करें इन फॉर्म ऑफ फूड, क्लोथ्स, शेल्टर, ये सारे के लिए हम किस पर डिपेंड है, लैंड पर डिपेंड है, ठीक है ना। उसके बाद भी हम उसका इतना ज्यादा इररेशनल कंजप्शन कर रहे हैं और इतना ज्यादा हम उसको ओवर यूटिलाइज कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम क्या कर रहे हैं, लैंड डिग्रेडेशन कर रहे हैं। ह्यूमन एक्टिविटी हैव डिग्रेडेड लैंड एंड ऑल्सो इंक्रीज द पेस ऑफ डैमेज टू लैंड, है ना। इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, हमारी काफी ज्यादा एक्टिविटीज है, ह्यूमन एक्टिविटीज है ना, जैसे कि हम पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है ना, हम इस तरीके से खुले में कचरा फेंक देते हैं, ठीक है ना, हम इस तरीके की बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज कर रहे हैं, जैसे डिफॉरेस्टेशन हो गया, है ना, कटिंग ऑफ ट्रीज हो गया। तो ये सारी एक्टिविटीज से क्या हो रहा है, जो लैंड हो रहा है वो पूरी तरीके से डैमेज होता जा रहा है, और यही क्या कहलाता है, आपका लैंड डिग्रेडेशन कहलाता है। माइनिंग प्रोसेस एट डस्ट टू द एटमॉस्फेयर। अब हम माइनिंग की अगर बात कर रहे हैं, है ना, जो भी हमारे खदानें होती हैं ना, कोल माइंस वगैरह, ये सारी माइंस के लिए जब भी हम मिनरल्स के लिए जो भी माइंस प्रोड्यूस करते हैं, तो उस माइनिंग प्रोसेस में भी हम देखते हैं क्या होता है, हमारा जो एटमॉस्फेयर होता है उसमें काफी ज्यादा डस्ट इंक्लूड हो जाता है, जिसकी वजह से एयर पॉल्यूशन हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट एंड वेस्ट, मेजर सोर्सेज ऑफ लैंड एंड वाटर पॉल्यूशन, है ना। तो इंडस्ट्रियल वेस्ट जितने भी होते हैं, हमने देखा है बड़ी बड़ी जितने भी फैक्ट्रीज होती हैं, इंडस्ट्रीज होती हैं, वो अपने वेस्ट क्या करती हैं, ऐसे ही खुले में डिग्रेड कर देती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है भाई, यहाँ पर ये जो लैंड होता है वो और जो वाटर होता है वो पूरी तरीके से क्या हो जाता है, पॉल्यूट हो जाता है। तो ये कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज हैं। हम मॉडर्नाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन की ओर जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, हम क्या करते जा रहे हैं, लैंड को डिग्रेड करते जा रहे हैं। बल्कि हम लैंड को डिग्रेड ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसके डैमेज के पेस को, उसकी स्पीड को और भी ज्यादा बढ़ा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज कंट्रीब्यूटेड इन लैंड डिग्रेडेशन। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसी ह्यूमन एक्टिविटीज की जो क्या करती हैं, लैंड डिग्रेडेशन करती हैं। द फर्स्ट वन इज डिफॉरेस्टेशन एंड माइनिंग।
डिफॉरेस्टेशन आपको पता ही है क्या होता है, कटिंग ऑफ ट्रीज, है ना, ट्रीज को हम काट रहे हैं, है ना, और हम क्या कर रहे हैं, ज्यादा माइनिंग्स वगैरह कर रहे हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है, जो लैंड हो रहा है वो डिग्रेड हो रहा है। झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इन जैसी जगहों पर जहां पर ज्यादा से ज्यादा हम क्या कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, माइनिंग्स कर रहे हैं, ठीक है। ओवर ग्रेजिंग का मतलब क्या होता है, ओवर ग्रेजिंग का मतलब होता है अगर हम क्या करें, हमारा ग्रेजिंग में कंट्रोल नहीं हो, है ना, तो जो पैस्चर लैंड्स होंगे वो भी क्या होने लगेंगे, कम होने लगेंगे। तो वी हैव टू कंट्रोल ऑन ग्रेजिंग ऑल्सो, है ना। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि हमने कैटल्स तो रख लिया, अब उन कैटल्स को ऐसे ही छोड़ दो तो वो ज्यादा से ज्यादा क्या करें, ग्रेजिंग करें, है ना। तो ऐसा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश में ऐसी चीजें देखने को मिल जाती हैं। नेक्स्ट इज ओवर इरिगेशन। ओवर इरिगेशन के कारण भी लैंड जो होता है वो पूरी तरीके से डैमेज हो जाता है ना। पंजाब, हरियाणा, वेस्ट, उत्तर प्रदेश, इन जगहों पर हम देखते हैं कि ज्यादा इरिगेशन होता है, जिसकी वजह से ओवर इरिगेशन के कारण लैंड जो होता है वो क्या हो जाता है, डैमेज होने लगता है, ठीक है। तो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द वेज टू कंजर्व लैंड। ओके, अब हम इसमें जानेंगे कि लैंड कंजर्वेशन के कौन कौन से तरीके हम अपना सकते हैं, जिसकी वजह से हम अपने लैंड को डिग्रेड होने से या उसे डैमेज होने से बचा सकते हैं। द फर्स्ट वन इज एफॉरेस्टेशन एंड प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग। हम क्या करें भाई, एफॉरेस्टेशन मींस जस्ट अपोजिट ऑफ डिफॉरेस्टेशन। हम ज्यादा से ज्यादा पेड़ों को लगाएं, पेड़ों को काटे नहीं, और एक प्रॉपर मैनेजमेंट करें किसका, ग्रेजिंग का, है ना। मतलब एक प्रॉपर जगह हो, वहीं पर हम क्या करा सकें, हमारे जो एनिमल्स हैं उनको ग्रेजिंग करवा सकें। द नेक्स्ट इज प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स ऑफ प्लांट्स, ठीक है ना। हम क्या कर सकें, ज्यादा से ज्यादा शेल्टर बेल्ट्स लगा सके प्लांट के। शेल्टर बेल्ट्स क्या होते हैं मैं आपको बताता हूं कि मान लीजिए ये आपका क्या है, लैंड है जहां पर आपने एग्रीकल्चर किया हुआ है, तो आप क्या करते हैं, इन सभी जगहों पर जो भी क्रॉप लगाते हैं उनके बीच में थोड़ी थोड़ी सी जगह छोड़ के हम बड़े बड़े क्या लगा देते हैं, पेड़ वगैरह, ट्रीज वगैरह, प्लांट्स वगैरह लगा देते हैं। तो इससे क्या होता है कि इससे जो लैंड होता है वो डिग्रेड नहीं होता, ठीक है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, शेल्टर बेल्ट्स भी बोलते हैं। जब बड़े बड़े लैंड्स होते हैं, फार्म्स लैंड्स होते हैं जहां पर हम बहुत सारी क्रॉप्स वगैरह लगाते हैं ना, तो वहां पर इस तरीके के शेल्टर बेल्ट्स हम लगा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम, द नेक्स्ट इज स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स बाय ग्रोइंग थॉर्नी बुशेस, ठीक है ना। अब सैंड ड्यून्स क्या होते हैं, सैंड ड्यून्स मतलब आप कह सकते हो धूल या फिर रेत के बड़े बड़े जो टीले टाइप के बन जाते हैं ना, उनको हम सैंड ड्यून्स बोलते हैं। तो इन सैंड ड्यून्स को भी हम स्टेबलाइजेशन कर सकते हैं बाय ग्रोइंग थॉर्नी बुशेस, है ना। मतलब थोड़ी सी छोटे छोटे पेड़ वगैरह, है ना, या फिर आप कह सकते हो झाड़ झकाड़ जो होते हैं उन सबको लगाकर हम लैंड को बचा सकते हैं। नेक्स्ट इज प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लैंड। जो भी वेस्ट लैंड है ना, उसका हम प्रॉपर मैनेजमेंट कर सकते हैं ताकि हम उसका एज अ कल्टीवेशन हम उसको यूज कर सके। वहां पर हम किसी भी चीज की या किसी भी क्रॉप्स को क्या कर सके, दोबारा यूज में ग्रो कर सके, ठीक है ना। तो इसलिए हम प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लैंड भी हमें करना चाहिए। नेक्स्ट इज कंट्रोल ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज। अब हम देख रहे हैं, ठीक है, जैसे जैसे हम माइनिंग एक्टिविटीज को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाते जाएंगे तो उससे क्या होगा कि जो लैंड है वो क्या होने लगेगा, डैमेज होने लगेगा। तो हमें इन एक्टिविटीज में भी क्या करनी चाहिए, थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए। एंड द नेक्स्ट इज प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट आफ्टर ट्रीटमेंट। और सबसे इंपॉर्टेंट हमें क्या करना चाहिए, जो भी इंडस्ट्रियल वेस्ट हैं, हमारे जो भी इंडस्ट्रियल वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, उनको हमें उनका जो डिस्चार्ज है या फिर उनका जो डिस्पोजल है वो हमें एक ही जगह पर करना चाहिए, और ऐसी जगह पर करना चाहिए ताकि वो वाटर से, एयर से कांटेक्ट में ना आए, जिसकी वजह से एयर, वाटर, लैंड इस तरीके के पॉल्यूशन क्रिएट ना हो। तो ये कुछ मेजर्स थे, ये कुछ वेज थे जिससे हम क्या कर सकते हैं, लैंड का कंजर्वेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सॉइल के बारे में। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।